All right. Please give me a thumbs up if my voice is clear. All right. Okay, everybody, a very warm welcome to the next class. आज है work power और energy का lecture number 6. And in today's class, we'll be discussing about conservative and non-conservative forces. ठीक है, हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, राइट? हमने देखा था, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी फोर्सेस होती है मेरे पास। कांटेक्ट फोर्स होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। कांटेक्ट फोर्स मतलब जो सिर्फ तभी पैदा हो जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होती हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारी कब क्रिएट होती है? ओनली व्हेन दिस ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। उस टाइम पे ग्राउंड ब्लॉक को ऊपर पुश करता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली, इफ देयर इज अ वायर और इस पे मैंने एक बॉल को लटका दिया, नाउ दिस वायर विल हैव सम सॉर्ट ऑफ टेंशन। और ये टेंशन क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि बॉल और वायर दोनों कांटेक्ट में थे, राइट? सिमिलरली, फ्रिक्शन, इफ अ कार इज गोइंग ऑन द रोड, सम फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन दिस रोड। ओके, लेट्स से दिस इज योर रोड। तुम्हारी इस तरीके की सड़क होती है ना। अब इसके ऊपर जब तुम्हारी कार जाएगी, क्योंकि जो कार के टायर हैं, दे आर इन टच विद द रोड, एंड दैट इज व्हाई देयर इज सम फ्रिक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए तुमने देखा होगा जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन ट्रेन सेक्शन वाज कि उन्होंने एक ऐसी ट्रेन क्रिएट की जो हवा में चलती हो, है ना। जो बुलेट ट्रेन होती है वो चलती ऑलमोस्ट इस पे, ये रेलिंग पे ही चलती है, लेकिन थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसको ऊपर उठा दिया जाता है। तो वो ऊपर उठाने का फायदा क्या? ताकि फ्रिक्शन खत्म हो जाए। यस, ये सुनिए तुमने ये सारी कहानियां। जो बुलेट ट्रेन, जो बहुत ही हाईटेक बुलेट ट्रेन होती हैं, उसमें फ्रिक्शन को हटाने के लिए दे यूज दिस टेक्नोलॉजी कि तुम ट्रेन को थोड़ा सा ऊपर उठा दो पटरी से, और ट्रेन को जब तुम पटरी से ऊपर उठा दोगे तो फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही उठा दिया। वैसे भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए व्हाट दे डू इज, अगर तुमने देखा होगा कि जो टायर होते हैं ना अपने ट्रेन के, जो अपनी नॉर्मल ट्रेन होती है इंडियन रेलवेज वाली, उसके जो टायर होते हैं, और कभी उसको देखना, जो हमारा रेल हेड होता है ना, जो नीचे पटरी जा रही होती है, और तुम ट्रेन के टायर्स को देखना। सो दीज सर्फेसेस आर वेरी वेरी स्मूथ। ये लकड़ी के या रबड़ के टायर नहीं होते, है ना। वो बहुत ही एक स्मूथ सरफेस के टायर होते हैं, क्योंकि वी वांट मिनिमम फ्रिक्शन। ठीक है, हम चाहते हैं कि कम से कम फ्रिक्शन हो, इसलिए जो उसके सर्फेसेस होते हैं वो हम पूरे स्मूथ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी आती है तुम्हें। ओके, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? अब क्योंकि द फ्रिक्शन इज सो लेस, अभी फ्रिक्शन इतनी कम है, तो ट्रेन को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ट्रेन हमेशा तुम्हारी फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। मान लो तुम्हारी कार है, तुम्हारी कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, या फिर सामने कुछ भी लगा लो, गाय आ गई एक, तो तुम रोक लेते हो ना उसको ब्रेक मार के, एकदम से तुम रोक लेते हो ब्रेक मार के, है ना। लेकिन यू कैन नॉट डू दिस विद अ ट्रेन। ट्रेन अगर तुम्हारी जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सामने कुछ आ गया, तो तुम ट्रेन को ऐसे एकदम से नहीं रोक सकते। ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। एक ट्रेन है, अगर वो 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रही है, अगर उसको तुम्हें रोकना है तो तुम्हें उसकी ब्रेक मारनी पड़ती है कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पहले। ओके, ये तुम्हें अमृतसर वाला केस पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले, जब क्या था वो, जिसमें रावण जलाते हैं, दशहरा, है ना। तो दशहरे के टाइम यू नो वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, पटरी के ऊपर लोग घूम रहे थे, और उसके बाद उनके ऊपर से ट्रेन निकल गई थी। नाउ द एंटायर प्रॉब्लम वाज, अब वो जो ड्राइवर है, वो जो ट्रेन का ड्राइवर है, वो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? वो बोला, मेरे को पता चला कि सामने एक मेला लगा हुआ है, और जब मेरे को पता चला कि सामने मेला लगा हुआ है, तब डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था। ठीक है, मेरी आई साइट इतनी थी नहीं कि मैं 10 किलोमीटर दूर से देख लेता। जब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, तो मैंने देखा कि सामने मेला लगा हुआ है, तो 2 किलोमीटर पहले मैंने पूरी जितनी ब्रेक में मार सकता था, मैंने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग मार दी। लेकिन ट्रेन को रुकने में कम से कम 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए, अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आ रही है।
ठीक है, तुम्हारी कार रुक जाती है, अगर तुम्हारी कार जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तुम्हें 20-30 मीटर आगे दिख गया कि भाई कुछ ट्रक आ गया, कुछ आ गया, तुम एकदम से रोक लेते हो, है ना। नाउ क्यों रोक पाते हो? क्योंकि जो तुम्हारी कार के टायर हैं वो बने होते हैं रबड़ के, है ना। ये तुमने एमआरएफ वगैरह की जो एड आती है या कुछ भी आता है उसमें देखा है। सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ टायर इज कि वो एकदम से रुक जाना चाहिए, है ना, कि मेरे को स्पीड भी प्रोवाइड करे ताकि जब मेरे को चलना है, नॉर्मली मेरे को चलना है उस टाइम पे मेरे को फ्रिक्शन ना क्रिएट करे वो, लेकिन जब मेरे को रोकना है तब मेरे को प्रॉपर फ्रिक्शन एकदम से क्रिएट करके दे दो, वो एकदम से मेरी स्पीड 0 हो जानी चाहिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टायर। लेकिन जब तुम एक ट्रेन के टायर्स को देखो तो ट्रेन के टायर्स रबड़ के नहीं बने होते, है ना। तुम उसको देखोगे वो शाइन मार रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट स्टील जैसा कुछ होता है, वो पूरे शाइनिंग होते हैं टायर उनके। यस, तो उस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम होता है और उसकी वजह से इट्स नॉट सो इजी टू स्टॉप अ ट्रेन। यस, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की, हमने टेंशन की बात की, हमने फ्रिक्शन की बात की। इसी तरीके से कुछ फोर्सेस होती हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, कि अभी मैं दो चीजों को पास में जोड़ा नहीं है मैंने, पहले ही फोर्स एक्ट करनी स्टार्ट होगी। मान लो ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है, अभी ये कांटेक्ट में नहीं है, अभी थोड़े दूर ही हैं। इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को तुम थोड़ा थोड़ा सा पास में लेके आओगे, जब ये दूर होंगे तभी ये अट्रैक्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक दूसरे के अंदर विल गो इनटू ईच अदर। या सो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इज द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल जो मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था, द सन टेम्पल। सन टेम्पल फॉर मी इज वन ऑफ द वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो वहां पे क्या किया, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों को इक्वलाइज करके तुमने इन दोनों के बीच में कोई चीज रख दिया, है ना। मान लो ये मेरा मार्कर है, ये मैग्नेट का बना हो, तो इसको अर्थ नीचे खींच रही है तभी तो ये नीचे गिर रहा है। सो अर्थ इज पुशिंग दिस मैग्नेट डाउन और तुम इसके ऊपर एक मैग्नेट लगा दो इस तरीके से कि जिस फोर्स के साथ इसको अर्थ खींच रहा है उसी फोर्स के साथ तुम इस मार्कर को ऊपर खींच रहे हो। सो व्हाट विल हैपन इज, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, इस पे नेट फोर्स 0 एक्ट करेगी और ये मार्कर तुम्हारा हवा में लटक जाएगा। या सो these are some examples of non contact forces, and one more example of non contact force, electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, तुमने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, यू टेक अ कॉम्ब एंड यू रब इट ऑन योर हेयर एंड देन यू ब्रिंग इट क्लोज टू सम बिट्स ऑफ pieces of paper, so your comb starts attracting those pieces of paper। ये सारी क्या कहानी चल रही है, देखने में ये जादू लग रहा है एकदम से, तुम सोच के देखो, एक प्लास्टिक की चीज है भाई, तुम उसको ऐसे थोड़ा सा रगड़ रहे हो और पास में लेके जा रहे हो और वो अट्रैक्ट करने लग जाता है चीजें, है ना। इट्स क्वाइट मैजिकल। लेकिन तुम सोच के देखो हो क्या रहा है, वो जो प्लास्टिक है ना, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो उसके आउटर शेल में, जो भी तुम्हारा मटेरियल है, ठीक है, उसका जो आउटर शेल होगा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं सबसे अंदर वाले में, जो बाहर वाला है इसमें 8 की जगह ये मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद एक और शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये तुम्हारा कॉम्ब है ना, ये जो तुम्हारा कॉम्ब तुम्हें प्लास्टिक जैसा दिखता है वो अंदर से ऐसा दिखता है तुम्हारा कॉम्ब। ये है तुम्हारा कॉम्ब। अब इसके जो हर एक एटम है उसके बाहर एक ऐसा शेल है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉम्ब क्या कोशिश करेगा कि यार ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, इससे मैं अलग हो जाऊं, मैं इससे छूट जाऊं, है ना। तो जब तुम उसको रब करते हो, रब करने से क्या होता है, तुम्हें एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, फ्रिक्शन मिलती है, बेसिकली तुमने हीट प्रोड्यूस कर दी। ओके, अगर मैं अपने हाथों को भी रब करूं, थोड़े थोड़े से गर्म हो जाते हैं ना, मैंने हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, मतलब मैंने एनर्जी दे दी अपने हाथों को। यस, तुमने देखा जो जो भी ये हीलर्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल हीलर्स और ये सारे लोग, ये लोग क्या करते हैं, जब भी इनको हील करना होता है किसी को, तो दे ऑलवेज रब देयर हैंड्स। तो बेसिकली अपने आप को एनर्जी देके दे गिव एनर्जी टू समबडी एल्स। चलो हम बहुत ही आउट ऑफ टॉपिक चले गए, बट द थिंग इज तुम रब करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ दिस इज योर कॉम्ब। जब तुमने इसको रब किया, रब करके तुमने हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, उस एनर्जी की वजह से ये जो तुम्हारा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको थोड़ा करेज मिला कि यार हम जा सकते हैं बाहर, है ना। सिर्फ एनर्जी चाहिए थी इसको,
किसी भी फॉर्म में दे देते। मान लो ये एटम ऐसे पड़ा है, इसको तुम नीचे से आग लगा दो लाइटर के साथ। आग लगाने से क्या होगा? वाइब्रेशन क्रिएट होगी पूरे एटम में, पूरे एटम को एनर्जी मिल जाएगी, और वो एनर्जी की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर उड़ के चला जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर उड़ के चला गया, तो व्हाट विल हैपन इज, ये जो पूरा एटम था ये अभी बन जाएगा पॉजिटिव। ये अभी पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम थे। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम थे। अब एक इलेक्ट्रॉन तुमने उड़ा दिया, अब इसके प्रोटॉन्स ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा, तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा अभी। और ये अभी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? सारी नेगेटिव चीजों को ये खींचेगा अपने आप की तरफ, है ना। अब ये हो गया पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चीजों को अपने आप की तरफ खींचेगा। अब ये जो तुम्हारे बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ पेपर हैं, वो हैं तो न्यूट्रल लेकिन थोड़े थोड़े नेगेटिव हैं। तो जब तुम उनके पास इस कॉम्ब को लेके जाते हो जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो वो उनको खींचना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये खींचने के लिए, फॉर दिस अट्रैक्शन टू हैपन, क्या हमें कॉम्ब को वो बिट्स ऑफ पेपर से टच कराना पड़ता है? नहीं कराना पड़ता, राइट? So that is why even this force is a non-contact force. So your examples of non-contact forces are your magnetic force, gravitational force, and then electrostatic force. इस force के बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। 12th क्लास के जो तुम्हारे पहले 5 चैप्टर हैं, your first 5 chapters, 12th का जो पहला आधा सिलेबस, उसमें तुम पढ़ोगे ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सारा पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम पढ़ोगे 12th क्लास के फर्स्ट हाफ में। यस, तो in a nutshell, if I have to summarize what are the different kind of forces that I have, so I have 2 types of forces. First is contact force, then is non-contact force. Contact force के अंदर I have tension, normal reaction, friction, spring. ठीक है, spring भी पढ़ा था हमने। So we have tension, we have normal reaction, we have spring, we have friction. और non-contact forces में we have electromagnetic force, this kind of force, electrostatic force, then we have magnetic force, and then we have gravitational force. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग न्यू इन टुडेज क्लास, कि ये जो तुम्हारी सारी फोर्सेस हैं, जो तुम्हारी 7-8 तरीके की अलग अलग फोर्सेस हैं, इफ यू हैव टू ब्रॉडली क्लासिफाई देम, you can classify them into 2 different types of forces, and these are called conservative and non-conservative forces. I repeat, all the forces that we have studied till now in Newton's laws of motion can be broadly classified into 2 different types of forces, and these are called conservative and non-conservative forces. तो आज की क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे कि conservative force क्या होती है और non-conservative force क्या होती है, इसको निकालना कैसे है, and all the other details about these forces. तो तुम में से जो लोग नोट्स बनाते हो, you can start writing now. So today's topic is conservative and non-conservative forces. Is the board clear? एक बार चेक करना। Please give me a thumbs up. Yeah. Okay. So we have conservative forces. All right. Okay, जी. So conservative forces. सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा याद करा दूं, थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। हर फोर्स, कोई भी फोर्स, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे किस ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पे कुछ काम किया। काम मतलब वर्क किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुर्सी पड़ी है मेरे सामने, ठीक है, मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई उस पे अपने हाथ से, और उस कुर्सी को डिस्प्लेस कर दिया 5 मीटर। तो मैंने कुछ काम किया। कितना काम किया? 50 न्यूटन मीटर। ये मैंने कैसे निकाला 50 न्यूटन मीटर?
because I know that work done is equal to force और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। मैंने फोर्स कितनी लगाई थी 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 5, so this gives me 50 न्यूटन मीटर। इसके साथ cos of 0 भी आएगा which is 1, cos of 0 is 1, so my displacement is 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, yes, so this is my work done किसी ऑब्जेक्ट में। मैं तुम्हें जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि हमें अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा उस ऑब्जेक्ट में। मान लो ऑब्जेक्ट है ए, वो यहां पे पड़ा है, इस पे कुछ कंजर्वेटिव फोर्स लगी और ये ऑब्जेक्ट उठ के यहां पे आ गया ए। ओके, नाउ अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई है तो कुछ वर्क डन भी हुआ होगा डेफिनेटली, है ना, फोर्स लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी हुई है तो कुछ वर्क डन हुआ होगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज, कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें द वर्क डन, जो तुम्हारा वर्क डन है बाय द फोर्स, depends only on the initial and final position of the object। इसका मतलब क्या, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं, देखिए इसको जस्ट लिख लो। The work done by the force depends only on initial and final position, initial and final position of object। Okay, or second point is it does not depend upon the path taken by the object, it does not depend on path। Okay, so conservative force is something, एक ऐसी फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स, अभी हम समझेंगे इसको, ठीक है, जस्ट लिख लो इसको, अभी हम समझेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें जब वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करे तो जो वर्क डन होता है बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये मैटर नहीं करता कि कौन से वाले पाथ से तुम गए हो फाइनल पोजीशन तक। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई होप ये तुमने लिख लिया होगा नीचे वाला, इसको मिटा दूं, गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो था वो ए से उठ के यहां पे आ गया था, इसने अपनी पोजीशन चेंज की। मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से गया होता ऊपर ऐसे, या फिर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से गया होता ए पे, या फिर ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया होता, और या फिर ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया होता। द पॉइंट इज, तुम किसी भी पाथ से ट्रेवल करो, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सेम आएगा until and unless the initial and final position is same। ओके, थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। So the examples of conservative forces are, the first example is gravitational force। So gravitational force is a conservative force। उसके बाद तुम्हारी spring force is also a conservative force, and then electrostatic force। Electrostatic force is also a conservative force।
अभी हम देखेंगे ये सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव क्यों है, ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइक मैंने तुम्हें बताया ये 12th में आएगा, तुम्हें पहले 5 चैप्टर, वहां हम इसकी डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ लिया, अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है, ओके। व्हाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स? लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ काम किया किसी ऑब्जेक्ट पे, चलो लाइव एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 kg, 2 किलो का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरी टी शर्ट के साथ इसका कलर मैच कर रहा है तो तुम्हें कैमोफ्लेज हो जाएगा। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट्स से द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2 kg, ठीक है। और मैं इसको छोड़ दूंगा, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो कुछ मूवमेंट होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट होगी, मैंने इसको छोड़ दिया, वो नीचे आ गया, ओके। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन, तुमने यहां पे इसको रखा था, दिस मास वाज 2 kg, इसको जब तुमने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, somebody has entered the waiting room, कौन है यार, पता तुम लोग को? Okay, I'll admit him. All right. So, okay, so ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जब तुमने इसको ड्रॉप कर दिया तो ये ड्रॉप करके मान लो यहां पे आ गया, 5 मीटर नीचे डिस्प्लेस हो गया, 5 मीटर्स डाउनवर्ड से नीचे डिस्प्लेस हो गया। तो जब ये 5 मीटर नीचे डिस्प्लेस होगा, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम कितना किया? तो अब तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का काम निकालना है। यू नो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, वी नो दिस कि कोई भी जो फोर्स होती है उसके द्वारा वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितनी है? इफ द मास इज 2 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 20, yes, and the displacement is 5, displacement is 5, so this gives me into 5 into cos of theta, theta कितना है यहाँ पे? फोर्स लग रही है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है नीचे, सो cos of 0 degree which gives me 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, this is cos of 0 and this gives me 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब से हम न्यूटन मीटर को जूल भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर इज जूल, या फिर तुम फिलहाल न्यूटन मीटर ही लिखो इसको। तो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन मीटर। अब तक सब सही है? गिव मी अ थम्स अप प्लीज। या ओके, नाउ लेट्स इमेजिन अनदर सिनेरियो। अब मेरे को देखना क्या है कि अगर ये किसी और पाथ से आया होता है यहाँ पे, तो क्या फिर भी वर्क डन इतना ही रहता? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की मेरी डेफिनेशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी पाथ से उठ के यहाँ पहुंच जाए। हमें ये नहीं मतलब कि भाई कौन से पाथ से आ रहा है, हमें तो ये पता है कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अब किसी और पाथ से इसको लेके आए थोड़ा सा, मान को सोच के देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे आ गया, पहले वो इधर गया, यहां घूमने गया इधर ऐसे करके, फिर उसके बाद वो नीचे आ गया यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद वो राइट चला गया ऐसे, ठीक है। जो लेफ्ट जाने वाला डिस्टेंस था, लेट्स से दिस इज 10 मीटर, सो दिस आल्सो बिकम्स 10 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हें पता है? 5 मीटर, 5 मीटर, सही है? इज इट ओके? इसको ऐसे लेके जाएं, ये ए है, ए से यहाँ पे बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा, सी से डी तक जाएगा, और हम देखना चाहते हैं क्या वर्क डन उतना ही आएगा? क्या वर्क डन 100 न्यूटन मीटर ही आएगा? और अगर आ गया इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट? तो लेट्स चेक। तो वर्क डन ये सेकंड वाले केस में विल बी इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3, या करेक्ट, राइट? कि पहले इधर जाएगा उसका वर्क डन निकाल लेंगे, नीचे आएगा उसका वर्क डन निकाल लेंगे, राइट जाएगा उसका वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क 1 निकालते हैं पहले। वर्क 1 इज इक्वल टू हाउ मच?
force into displacement into cos of theta. So force is what? mg. This is 2 kg, so force is 20. Displacement कितनी है? 10 into cos of what is the angle between force and displacement. अब तुम्हारी force act कर रही है नीचे F like this. Displacement is in the left direction. दोनों के बीच में एंगल कितने? 90 डिग्री. So this gives me cos of 90 degree which is equal to 0. क्या ये सही है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप. ये पता चल गया जब मैं इसको लेफ्ट ड्रैग कर रहा हूं तो वर्क डन वुड बी 0. सिमिलरली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W3? W3 कितना होगा? 0. वेरी गुड काशिश. W3 विल बी 0 बिकॉज एंगल अभी भी तुम्हारा 90 डिग्री है. सो वी कैन से दैट W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू 0. तो तुम्हारा बच क्या गया? सॉरी, W3 इक्वल टू 0. तो तुम्हारा बच क्या गया? सिर्फ ये वाला बीच वाला डिस्टेंस. तो बीच वाले डिस्टेंस में तुम्हारा सेम फॉर्मूला लगेगा F इंटू S इंटू cos 0 और तुम्हारा सेम वर्क डन आ जाएगा. यस, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑब्जेक्ट चाहे इस पाथ से आए चाहे ऑब्जेक्ट इस पाथ से नीचे आए, दोनों पाथ से the work done by the gravitational force on this particular object is same. That means this gravitational force is a conservative force. ठीक है. अभी शायद तुम्हें चलो ये लग रहा होगा कि यार ये तो सर आपने लेफ्ट राइट मोड़ दिया, इसको किसी और पाथ से लेके जाओ. इफ यू टेल मी सम अदर पाथ, कोई भी मेरे को पाथ बता दो इसका. मान लो वो नीचे जाके ऊपर ही चला गया. ठीक है, वो यहां पे था ऑब्जेक्ट ए, वो पहले नीचे आया 5 मीटर, फिर ऊपर चला गया 5 मीटर, फिर से नीचे आ गया 5 मीटर. अब देखें वर्क डन कितना होगा, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन इन दिस पाथ, जब वो ए से लेके नीचे आई, ये तो हमने निकाल ही रखा है. 20 इंटू 5 इंटू cos of 0 दैट इज 100 न्यूटन मीटर. ओके. फिर दूसरा वाला वर्क डन जब वो बी से लेके वापस ऊपर चले जाएगा, तो वर्क डन इन सेकंड पाथ. अब इस केस में क्या होगा तुम्हारा? फोर्स तो उतनी हुई है 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos of theta. Now your force is 20, your displacement is 5, but now the cos between these two is 180 degree, क्योंकि अब तुम्हारी force is acting downwards, your force is acting in the downward direction and your displacement is happening in the upward direction. तो इस force और इस displacement के बीच में angle is 180 degree. So this gives me cos of 180 degree which gives me minus 100 Newton meter. Yeah. अब मैं थर्ड पाथ लिखूं, वर्क डन इन द थर्ड पाथ, वो इतना ही आ जाएगा 100 मीटर, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट नीचे ट्रेवल हुआ है. तो जब तुम तीनों को ऐड करोगे 100 minus 100 plus 100, so ultimately the work done will be 100 Newton meter. इसका मतलब it doesn't matter कि कौन से पाथ से ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, as long as initial and the final positions are these, the work done by the gravitational force will be same, and that is why gravitational force is a conservative force. Saik and Kashish, please give me a thumbs up if this was clear. Okay, तो अगर ये क्लियर था तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं. ओके, इमेजिन देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. कोई भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मुझे पता नहीं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, वो स्प्रिंग फोर्स हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है. उस फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट था ए पे, ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल ले लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट यहां से जाके ऐसे ऐसे करके यहां करके वापस आ गया. Find the work done by this force. Okay, क्वेश्चन समझ में आया? एक कंजर्वेटिव फोर्स थी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की,
उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट यहां से चल के ऐसे घूम फिर के वापस अपना आ गया उसी जगह पे। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। जीरो, यस साइक, वेरी गुड, द राइट आंसर इज जीरो। साइक एक बार समझा सकते हो अनम्यूट करके? सर डिस्प्लेसमेंट जीरो। या डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, उसके बाद? तो सर वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ओके, या सो द थिंग इज, मैंने अभी अभी तुमको बोला कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पाथ से जाके वो आ रहा है, हमें फर्क पड़ता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन भी ये है, तो इस केस में एक वर्क डन होगा। लेकिन अगर वो यहां से ऐसे घूम के आ जाता, वर्क डन सेम होता। अगर इधर से ऐसे घूम के आ जाता, फिर भी वर्क डन सेम होता। या फिर अगर वो ऊपर जाके ऐसे वापस आ जाता, फिर भी वर्क डन सेम होता। या फिर अगर वो थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाता, फिर भी वर्क डन सेम होता। या फिर वो ट्रेवल ही ना करे, वो जाए ही ना, अगर वो कोई ना ही गया, फिर भी वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल सेम है। तो हम इस वाले केस में निकाल लेते हैं, ये वाले केस में निकाल लेते हैं हम वर्क डन, क्योंकि सबसे निकालना आसान है, उसने ट्रेवल ही नहीं किया। तो जब ट्रेवल ही नहीं किया, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वर्क डन विल बी जीरो। ओके, जो मैं चीज तुमको समझाना चाहता हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंजर्वेटिव फोर्स में तुम्हारा पाथ डिपेंड नहीं करता। तो तुम्हारे क्वेश्चन में कितना भी डिफिकल्ट पाथ दे रखा है, तुम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक आसान पाथ ले लो, एक आसान पाथ ले लो। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, दिस इज अ ब्लॉक लाइक दिस, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, इस पे F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट है जो यहाँ से 5 मीटर दूर है ऑन अ ग्राउंड। तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में यहाँ पे था ए पे, इस पे हमने ये 10 न्यूटन फोर्स लगाई, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुआ, इधर चला गया, इधर चला गया, फिर घूम फिर के यहाँ चला गया, ऐसे घूम फिर के यहाँ पहुंच गया। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। है ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स? या कॉन्जर्वेटिव फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, यहां से लेके एक बहुत ही डिफिकल्ट पाथ में उसको डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें ये डिफिकल्ट पाथ को एनालाइज करना नहीं आता, हमने इतनी ज्योमेट्री अभी नहीं सीखी कि हम इस डिफिकल्ट पाथ का वर्क डन निकाल लें, राइट? अब मेरे को इसका वर्क डन निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे को ये तो पता है कि भाई ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो चाहे वो इस पाथ से आए, 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 वर्क डन विल बी सेम। तो मैं तो ये आसान वाला पाथ ले लेता हूं ना, जो ये मेरा एक आसान सा पाथ है, इसकी कैलकुलेशन मेरे को आती है, इसकी कैलकुलेशन मैंने सीख रखी है। यस, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आई कैन कैलकुलेट माय वर्क डन। सो माय वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। निकाल दो इसको थोड़ा सा। So the right answer is, yes, the right answer is 50. Yes, this is 10 into 5 into cos of 0, which is 50 joules or 50 Newton meter. Yes, so the point is कि conservative force में तुम्हारा path matter नहीं करता। Conservative force में the only thing which matters is the initial and the final position. अब एक मैं final example तुमको देना चाहता हूँ gravitational force की। ग्रेविटेशनल फोर्स की वन फाइनल एग्जांपल इज, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ऐसे 5 किलो का। सो केस नंबर 1, दिस इज फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से स्लाइड हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे स्लाइड हो गया, केस नंबर 1।
दूसरा केस है, उसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पहले नीचे आया, फिर नीचे आके इधर चला गया. फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. Yeah, find the work done by gravitational force and check if the work done by gravitational force is same in both the cases. मतलब क्या है कि तुम्हें अभी प्रूव करना है या फिर तुम्हें चेक करना है कि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो सच में कॉन्जर्वेटिव फोर्स है या नहीं. तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले तुम इसको सीधा नीचे डिस्प्लेस कर दोगे, और फिर दूसरी बार तुम पाथ चेंज कर रहे हो. तुम बोल रहे हो कि यार मैं ऐसे सीधा सीधा नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको यहां से लेके आऊंगा, इस तरीके से यहां से लेके आता हूं मैं इसको. फिर तुम देखोगे वर्क डन कितना आएगा. तो दोनों केसेस में अगर सेम आ गया, दैट मींस योर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, that means your gravitational force is a conservative force. Yeah, if you want you can take 4-5 minutes, you can try this. Okay, बस ध्यान रखना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सीधा नीचे एक्ट कर रही है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg. If you want to assume some figures, तुम assume कर सकते हो, तुम इसको L ले सकते हो या इसको H ले सकते हो और something. ओके, तुम्हें आसान पड़ेगा, तुम एक काम करो, इसको तुम ले लो 7, इसको भी तुम ले लो 7, इसको ले लो 7√2. दिस एंगल इज 45 डिग्री. अब तुम्हें आसान पड़ेगा इसको करना. So this is like a right triangle and isosceles right triangle. This is 7 meter, 7 meter. This is 7√2. अब इसको सॉल्व करके देखो. Find the work done in both the cases. Sir, 350. Work done should be 350. Okay. Yes, Kashish, that's right. Work done is 350. ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम जल्दी जल्दी से कर देते हैं. सो केस नंबर 1, जब मैं उसको सीधा नीचे ले गया इधर, यहां से यहां, तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. mg कितना है मेरा, mg इज डाउनवर्ड्स व्हिच इज इक्वल टू 5 इनटू 10. डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7√2, राइट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, 7√2. What is the cos of angle between force and displacement? This is force, this is displacement. ये एंगल कितना हुआ इन दोनों के बीच में, 45 डिग्री. यस, वो तुम निकाल लोगे ज्योमेट्री लगा के. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 45, तो ये भी आ जाएगा 45. So this is cos of 45 which is 1/√2. तुम्हारा √2 कट गया, this gives me 350 joules. लेकिन अगर इसको मैं यहां से ना लेके आया होता, मैं बोलता कि इसको मैं यहां से लेके आऊंगा, इधर से, है ना, अगर मैं इसको इधर से लेके आ रहा होता, then what will happen? Work done in this 7 meter, first वाले पाथ में work done will be how much? W1 is equal to नीचे mg into 7. So this gives me 5 into 10 into 7 into cos of 0. Cos of 0 is 1, so total is 350 joule. और ये सेकंड पाथ में mg is downwards, displacement is in the left direction. दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. cos of 90 degree is 0. So second case में work done is equal to 0. So work done 1 plus work done 2 is equal to 350 joules. तो या तुम उसको यहां से ऐसे लेके आओ या फिर तुम उसको सीधा सीधा ऐसे ले जाओ. The work done will be same in both the cases. Yeah. So this was all about conservative forces. Now we are beginning with non-conservative forces. ऐसी forces जो conservative नहीं होती. तो उसके लिए let's start the non-conservative forces with a question. अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट A पे है और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है F, और ये ऑब्जेक्ट बाद में घूम फिर के यहीं पे आ गया,
ए पे ही आ गया. So what is the work done by this force? अगर तुम बोल रहे हो this work done by this force is 0, then this is an absolutely incorrect answer. क्योंकि तुम्हारा वर्क डन 0 सिर्फ उसी केस में आएगा when this force is conservative. This force is conservative. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट घूम फिर के उसी ऑब्जेक्ट पे आ जाए और उस पे वर्क डन 0 ना हो. ओके, I'll just prove it to you in some time. मैं आप तुम्हें ये वाली चीज प्रूव करके दे रहा हूं, लेकिन फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, अगर तुम घूम फिर के उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा वर्क डन 0 होगा. ये सिर्फ उसी केस में वर्क डन 0 होगा जब the force which is given that is conservative force. For example, ठीक है, अभी हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एक एग्जांपल ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अब इस चीज को मैं प्रूव कर रहा हूं कि अगर तुम घूमते वहीं पे आ रहे हो तो तुम्हारा वर्क डन 0 नहीं हो सकता. इमेजिन अ ग्राउंड, इसके ऊपर रखे तुमने ब्लॉक 2 किलो का, 2 kg का ब्लॉक तुमने रखा, इसको तुम पुश कर रहे हो राइट वाली साइड, और ये कुछ फोर्स लगी इस पे और वो डिस्प्लेस हो गया 10 मीटर इधर डिस्प्लेस हो गया, यहां पे पहुंच गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट 2 किलो का. माय क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. यहां पे तुम्हें म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू इज इक्वल टू 0.1. 10 मीटर अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू, अब फ्रिक्शनल फोर्स अब क्योंकि मूव कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एम जी. म्यू एम जी कितना है यहाँ पे? 20 इज एम जी इंटू 0.1, दैट इज 2. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज 2. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 मीटर. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? जब ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन. दोनों के बीच में एंगल कितना है? लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में एंगल इज 180 डिग्री. दिस गिव्स मी cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -20 जूल्स. ठीक है, -20 जूल आ गया. अब तुम सोचो थोड़ी देर के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट वापस आ गया, ये वाला ऑब्जेक्ट वापस उठ के इधर आ गया. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? Frictional force is 2 into displacement 10. What is this angle between frictional force and displacement? अब कितना एंगल होगा? 0. No कशिश, 180. अब भी एंगल 180 होगा बिकॉज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना. मैं किसी चीज को इधर से धक्का मारूं तो फ्रिक्शन उल्टी तरफ लग रही है, मैंने उधर से धक्का मारना स्टार्ट कर दिया तो फ्रिक्शन इधर लगेगी. फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है अपने आप. तो यहां पे क्या हुआ, जब तुम उधर जा रहा था ऑब्जेक्ट तो फ्रिक्शन वाज एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. अब नाउ योर ऑब्जेक्ट इज कमिंग दिस साइड, सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ने अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लिया. तो फ्रिक्शन तुम्हारी इधर एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर आ रहा है. एंगल इज स्टिल 180 डिग्री. इफ एंगल इज स्टिल 180 डिग्री, we will write cos of 180 and your work done is once again -20 joules. So what is the total work done by friction in this entire journey? Total work done by friction is W1 plus W2 -20 plus -20. Total work done is -40 joules. Total work done is -40 joule. I want you to remember this कि एक ऑब्जेक्ट अपने
ओरिजिनल पोजीशन से चला था, फिर घूम फिर के अपनी पोजीशन पे ही वापस आ गया, एंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वर्क डन बाय जीरो will be equal to zero only in the case of a conservative force। ठीक है, सिर्फ conservative force के चक्कर में ये होता है कि your work done will be zero when you come back to the original position। ठीक है, ऐसे तो तुम्हारे बहुत सारे, अगर ये भी जीरो आने लग जाए ना नॉन कंजर्वेटिव के साथ, फिर तुम्हारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी दुनिया में। तुम सोचो, तुमने रेलवे स्टेशन पे कि तुम गए हो, तुमने पुली किया है, ठीक है, उसको तुमने सामान वान पकड़ा दिया और घुमा फिर आके तुम 10 किलोमीटर का चक्कर काट के तुम उसको वहीं पे ले आए। तुम उसको पूछो कि भाई कौन से पैसे, तुम तो वहीं पे वापस आ गए हैं, वर्क डन तो जीरो ही है तुम्हारा, है ना। द प्रॉब्लम इज द वर्क डन इज जीरो ओनली अगर उसने जो फोर्स लगाई है वो कंजर्वेटिव फोर्स लगाई होती। ठीक है, अब उसने काम कौन सा किया, उसने ग्राउंड को नीचे पुश किया, उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट गया वो, ठीक है, उसने फ्रिक्शन वाला काम किया, उसने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसने लगाई है। इसकी वजह से इवन दो द पर्सन वेंट राउंड द स्टेशन एंड केम बैक टू द सेम प्लेस, still the work done by this guy was not equal to zero। So you please write this as a note। जहां पे तुमने डेफिनेशन लिखी है कंजर्वेटिव फोर्स की, वहां पे तुम लिखोगे a note, work done by a conservative force, work done by a conservative force in a closed loop, in a closed loop। That means when an object travels around and comes back to the same place। So the work done by a conservative force in a closed loop is always zero। The work done by a conservative force in a closed loop is always zero, and for the non-conservative forces वर्क डन जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता। ओके, फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप कैन बी और कैन नॉट बी जीरो। For non-conservative forces, the work done in a closed loop can be or cannot be zero। Yes, Kashish, is everything clear? Please give me a... कुछ भी डाउट है आज की क्लास में, कोई भी, जो भी हमने पिछले 1 घंटे में पढ़ा है? ओके, सो इफ नो, अभी मैं तुम्हें अगली डीपीपी दिखा देता हूँ, जो हमारी अगली डीपीपी होने वाली है। वो आई थिंक तुम अभी उसको सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, बट दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के क्वेश्चंस हैं। सो एज ऑफ नाउ तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट इसको हम कल की क्लास के बाद, आई विल बी गिविंग यू दिस डीपीपी आफ्टर टुमारोज क्लास। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है पूरे 50 मिनट, उसको हम रिवाइज करेंगे एंड विल बी लुकिंग एट अ वीडियो फ्रॉम खान अकेडमी। सो देयर इज अ फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम खान अकेडमी, we'll be looking at his video। So everybody please pay attention। If you have any questions you can write it in the chat box। Okay, so I'm playing a video। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस जिनके कारण जो वर्क डन है वो केवल ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पोजीशन से कौन सा पाथ लिया जिसपे चल के वो फाइनल पोजीशन पे आया। उसे बस इस बात से मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो आओ इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक 5 kg का ब्लॉक है जो कि 6 मीटर नीचे की तरफ गिर जाएगा, 6 मीटर नीचे, और मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और इस केस में ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन हुआ वो निकालने की कोशिश करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। वर्क डन होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे जो थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है 5 kg के ब्लॉक पे, ग्रेविटी का फोर्स, वो होगा मास इनटू जी, mg, और मास है 5 kg और g है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा फोर्स आएगा वो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, वो आएगा 49 न्यूटन्स का, और मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर्स, और फोर्स, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और cos ऑफ 0 होता है 1। तो फाइनली अगर मैं 49 इंटू 6 करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 294, और यूनिट्स होंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर्स को हम जूल्स भी बोलते हैं। तो ये तो आ गया वर्क डन इस केस में। अब इसी एग्जांपल का हम एक और केस लेंगे और इसमें वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेम 5 kg का ब्लॉक है, और ये ऊपर से नीचे 6 मीटर गिरने वाला है, और इसके बाद तुम इसे उठाकर ऊपर रख दोगे वापस, जहां से ये फिर से ऊपर से नीचे गिर जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो पिछले एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो पाथ है वो पाथ अलग है। पहले ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, फिर ऊपर, और फिर से नीचे जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, और ये देखो कि क्या अलग पाथ के कारण वर्क डन बाय ग्रेविटी अलग आ रही है या फिर नहीं। तो अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो इस केस में मोशन जो है 3 पार्ट में हो रहा है। पहले जो बॉडी है वो नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, और फिर से नीचे जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों पार्ट का अलग अलग वर्क डन निकाल के उन तीनों को जोड़ दूंगा टोटल वर्क डन निकालने के लिए। तो फिर निकालते हैं फर्स्ट मोशन का, फर्स्ट पाथ का वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसमें फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट का है वेक्टर वो भी नीचे की तरफ है। तो ये तो बिल्कुल ही पहले वाले केस के बराबर होगी। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगी वो सेम ही आएगी, 294 जूल्स, 294 जूल्स। फिर वर्क डन सेकेंड वाले मोशन में। अब इस मोशन में जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो है नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है वो 0 नहीं बल्कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इसे मैं लिखूं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड है सेम 49 न्यूटन्स, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है 6 मीटर्स, लेकिन जो cos 180 है वो इस बार आ जाएगा -1। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा -294 जूल्स। वर्क डन इन सेकंड केस इज -294 जूल्स। और फिर वर्क डन इन थर्ड केस। थर्ड केस का जो वर्क डन है वो भी बिल्कुल ही सेम है फर्स्ट केस के वर्क डन में। 5 kg का मास 6 मीटर नीचे डिस्प्लेस होता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो वर्क डन यहाँ भी सेम आएगा 294 जूल, जस्ट लाइक फर्स्ट केस। तो जो टोटल वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी टोटल, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, और 294 माइनस 294 कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली बचेगा 294 जूल्स। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेविटी के फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों पोजीशन सेम है तो बॉडी कोई सा भी पाथ लेके, कोई सा भी कर्व पाथ लेके फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाए, जो वर्क डन आएगा वो बिल्कुल ही सेम आने वाला है। तो ऐसे फोर्सेस जिनके कारण जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटी का जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी के अलावा स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो भी स्प्रिंग के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, और पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। वैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस को कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट उस वीडियो में वो स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं, वो अभी हम नहीं करेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग द स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ फ्यू क्लासेस। तो आज की क्लास में यही था। इट वाज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन टुमारोज क्लास विल बी डिस्कसिंग कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को निकालना कैसे। मान लो तुम्हें एक फोर्स दे रखी है 2i + 3j। अब बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि हम निकालते कैसे हैं कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल इन टुडेस क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी नाउ। और So what is the definition of non-conservative force? कशिश, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो फोर्स कंजर्वेटिव ना हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो भी फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में नहीं बैठती वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है,
in very simple terms, actually मैं ऐसी इसकी टेक्निकल में तुम्हें डेफिनेशन दे सकता हूँ, लेकिन हमारे लेवल पे जो हमें 11 12 के लेवल पे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस लेवल पे आई वुड से कोई भी फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में नहीं बैठती वो नॉन कंजर्वेटिव है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये फोर्स तुम्हारी कंजर्वेटिव भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी है। इट्स एन एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। तुमने वेन डायग्राम्स में पढ़ा होगा ना, जो कुछ इवेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर ये पूरा डब्बा है फोर्सेस का, इसमें ये कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव, देयर इज नो ओवरलैपिंग, कभी भी नहीं होगा कि ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो एज ऑफ नाउ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज कि जो भी फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव। करेक्ट है? Yes, sir. Okay. Chalo Kashish, if you have any more questions, you can type into me or you can text me or message me, and I'll see you tomorrow 1 o'clock. और आज की जो DPP है, I'm not sharing it with you, मैं तुम्हें just दिखा रहा हूँ. This is the DPP for tomorrow. लेकिन मैं तुम्हें आज इसको नहीं send कर रहा. So I'll be sending this to you in tomorrow's class. Okay, because अभी हमने concepts किए नहीं है इसके. So tomorrow we'll be solving this DPP, and I'll see you tomorrow 1 p.m. Until then, have a very good day and bye-bye. End.